गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? दुआ करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के बीच उर्द एक बेहतरीन सा चैप्टर सब्जेक्टिव का लेकर आ रहा हूं, जो कि केमिस्ट्री का अंतिम चैप्टर प्राकृतिक संसाधन है। मित्रों, ये जो चैप्टर है, ये प्राकृतिक संसाधन आप लोग के बीच बहुत ही बेहतरीन चैप्टर में से एक है। इससे कई प्रकार के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में 5 मार्क्स में देखने को मिलते हैं। तो चलिए एक एक करके जुड़े और हम प्रत्येक क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को ही एक साथ आप लोग के बीच हम परोस रहे हैं। एक एक करके समझिए। तो पहला है प्राकृतिक संसाधन। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसके जड़ से, संसाधन से। संसाधन क्या है दोस्तों? सबसे पहले आएंगे संसाधन। संसाधन क्या है? तो वे तमाम वस्तुएं जिसका उपयोग करके मनुष्य अपना जीवन यापन करता है, यानी कि जीवन यापन के लिए उपयोग में आने वाली तमाम वस्तुओं को हम संसाधन कहेंगे। जैसे अगर हम इस मार्कर का इस्तेमाल करके हम आप लोग के बीच कुछ नॉलेज की बात आप लोग के बीच पहुंचा रहे हैं, या इस डिस्प्ले के माध्यम से भी आपको पहुंचा रहे हैं, तो ये भी एक संसाधन के रूप में। आप कपड़े पहनते हैं, ये भी संसाधन है। पढ़ाई कर रहे हो, लैंप जलाकर, लालटेन जलाकर, बल्ब जलाकर, ये सारे संसाधन हैं। हम मानव है, पर आपके लिए उपयोग में आ रहे हैं, तो मानव भी एक संसाधन का काम कर रहा है। तो मैंने क्या बोला? वे तमाम वस्तुएं जिसका उपयोग करके मनुष्य अपना जीवन यापन करता है, वे तमाम वस्तु क्या कहलाएगी? संसाधन कहलाएगी। अब ये संसाधन के 2 रूप हैं। पहला, जिसको मानव ने बनाया हो वो कहलाता है मानव निर्मित। जिसे मानव ने बनाया हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? मानव निर्मित संसाधन। और मानव जिस प्रोडक्ट को बनाती है ना, उसे कृत्रिम कहा जाता है, आर्टिफिशियल। मानव के द्वारा निर्माण किए गए वस्तु को आर्टिफिशियल कहते हैं, कृत्रिम कहते हैं। तो उसी को हम कहेंगे कृत्रिम संसाधन, है ना। मानव निर्मित को ही क्या कहेंगे? कृत्रिम, और वो कृत्रिम संसाधन कहलाएगी। यानी कि मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि संसाधन कितने प्रकार के? तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं। पहला मानव निर्मित संसाधन, या उसी को कहेंगे कृत्रिम संसाधन। सवाल ये उठता है कि मानव निर्मित संसाधन क्या है? तो वैसा संसाधन जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया हो, ऐसे संसाधन को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं या कृत्रिम संसाधन कहते हैं। जैसे कपड़े मानव बनाए हैं, बल्ब मानव बनाए हैं, साइकिल मानव, बाइक मानव, टेबल जिस पर आप पढ़ रहे हो वो भी मानव बनाया हुआ है, कुर्सी मानव बनाया हुआ है। तो ये तमाम जो संसाधन है जिसको मानव ने खुद बनाया है, ऐसे संसाधन मानव निर्मित संसाधन कहलाएंगे। इसको कृत्रिम संसाधन कहेंगे। किंतु जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है, प्रकृति ने हमें प्रदान किया है, उस संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। उस सभी संसाधन को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन। यानी कि प्रकृति के द्वारा प्राप्त संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं मित्रों। और प्राकृतिक संसाधन के भी 2 रूप हैं। प्रकृति ने तो हमें दिया ही है संसाधन के तौर पे, जैसे जल, वायु, मृदा, सूर्य का प्रकाश, है कि नहीं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब हमें प्रकृति से मिला है। ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। किंतु इसके भी 2 रूप हैं। जैसे पहला नवीकरणीय संसाधन के रूप में, प्रकृति से हमें जो मिला एक नवीकरणीय संसाधन के रूप में, और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन के रूप में। दूसरा कौन? अनवीकरणीय संसाधन के रूप में। तो दोस्तों मैं आप लोग से बात करूंगा नवीकरणीय संसाधन क्या होगा। नवीकरणीय संसाधन, तो इसको समझने के लिए बहुत एग्जाम्पल का यूज करते हैं। जैसे हम जल यूज कर रहे हैं भैया, जल है ना, वायु है ना, सूर्य का प्रकाश या मृदा ले लेते हैं, है ना। तो ये जल हो या वायु हो या मृदा मिट्टी हो या सूर्य का प्रकाश हो, इसका उपयोग करते हैं, पुनः इसका निर्माण भी हो रहा है।
उपयोग करने पर पुनः इसका निर्माण हो रहा है। जल, वायु, मृदा, सूर्य का प्रकाश, ये तो प्राकृतिक है ही, किंतु इसका उपयोग करने पर पुनः इसका निर्माण भी होता है। इसीलिए ऐसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। किंतु कुछ ऐसे संसाधन है जिसका उपयोग करते हैं और पुनः उसका निर्माण नहीं होता है, जैसे कोयला खनिज के रूप में हम प्राप्त करते हैं, पेट्रोलियम प्रकृति से मिला है। पेट्रोलियम आपको मैं बताऊं दोस्तों, प्राकृतिक गैस है ना, प्राकृतिक गैस जिससे एलपीजी गैस, सीएनजी गैस के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो ये जो है प्रकृति से तो हमें प्राप्त हो रही है, किंतु इसका उपयोग करने पर, इस संसाधन का उपयोग करने पर, कोयला का हम उपयोग करते हैं या पेट्रोलियम का उपयोग करें या प्राकृतिक गैस का उपयोग करें, तो ये खदान से जब हम इसको निकालते हैं तो वहां से ये प्राकृतिक संसाधन खर्च होता है, किंतु पुनः निर्माण नहीं होता है। ऐसे संसाधन जिसका उपयोग करने पर वो खर्च हो, पुनः इसका निर्माण न हो, ऐसे संसाधन को दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन को क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। किंतु वैसा संसाधन जिसका उपयोग करने पर पुनः जिसका निर्माण हो जाए, यानी जल, वायु, मृदा, पुनः इसका निर्माण होता है, ऐसे संसाधन को दोस्तों नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। इस नवीकरणीय और अनवीकरणीय से संबंधित कई क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ आप लोग समझ गए हैं, तो मैं आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे टॉपिक में आपको लेकर आता हूं। एक क्वेश्चन है आप लोग के बीच, प्रदूषण। दोस्तों टॉपिक है प्रदूषण। ये सदाबहार टॉपिक इसको कह सकते हैं। प्रदूषण को हम सदाबहार टॉपिक बोल सकते हैं, क्योंकि प्रदूषण एक ऐसी टॉपिक है जो आपको साइंस में तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, किंतु इसके साथ आप एसएसटी में भी आप इसको देख पाएंगे। एसएसटी के साथ साथ आप हिंदी पर प्रदूषण पे लेख पूछ देगा, इंग्लिश में इससे इजी एस्से कह देगा लिखने के लिए, संस्कृत में भी इससे जो है कि निबंध पूछ देगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं प्रदूषण एक ऐसी टॉपिक है जो हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल टॉपिक है। तो अब एक एक करके हम प्रदूषण को समझते हैं। बहुत ही खास टॉपिक प्रदूषण, पोल्यूशन है ना। पोल्यूशन क्या है, प्रदूषण क्या है? तो देखो हम लोग देख क्या रहे हैं, प्रकृति में जीने के लिए प्रकृति के साथ ही खेल रहे हैं। प्रकृति में जीने के लिए प्रकृति के साथ ही खेल रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया है कि वायुमंडल में कई कारणों से वायुमंडल की गुणवत्ता में दोस्तों कमी आ रही है। जैसे जल में हम लोग क्या देखते हैं कि कल कारखानों के जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको गिरा दे रहे हैं, जल की गुणवत्ता में कमी आ रही है। मवेशियों को स्नान करवाते हैं, इससे उसकी गुणवत्ता में कमी आ रही है। साथ ही साथ मैं क्या आपको बताऊं कि भिन्न भिन्न प्रकार से जल, जितने भी नाला के पानी है, सारे नाला के पानी को नदियों से जोड़ दिया जाता है। सबके घर घर का कचरा उस नदियों में बहाई जाती है, तो स्वाभाविक है जल की गुणवत्ता में कमी आ जाएगी, है कि नहीं। और इस प्रकार से ध्वनि को अगर बात किया जाए, ध्वनि प्रदूषण को लेके, तो छोटा फेस्टिवल हो या बड़ा फेस्टिवल हो, छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा प्रोग्राम हो, कोई भी पार्टी फंक्शन हो, तो बड़े पैमाने पर डीजे, लाउड स्पीकर, वाहनों के हॉर्न इत्यादि के बजने से ध्वनि की गुणवत्ता में कमी आ रही है। दोस्तों मैं आपको बात करूं किसकी, तो वायु की। तो कल कारखाने इतने अनंत खुल गए हैं सुविधाओं की पूर्ति के लिए, लोगों की सुविधाओं की पूर्ति के लिए इतने कल कारखाने खुल गए हैं, जिस कल कारखानों से निकलने वाली विषैली जो गैसें हैं, विषैले जो धुआं है, वो चिमनी से निकलने वाले धुआं है, वाहनों से निकलने वाले धुआं है, ये सब एक साथ मिलकर कहां जा रही है? वायुमंडल में जा रही है, जिससे वायुमंडल की गुणवत्ता में दोस्तों कमी देखने को मिल रही। इससे वायु प्रदूषण फैल रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको यह भी बता दूं कि मृदा भी प्रदूषित हो रही है। मृदा में हम लोग प्लास्टिक, आजकल का फैशन बन गया है, प्लास्टिक में कोई भी सब्जी लो, फल लो या कुछ भी प्रोडक्ट लो, आदमी जो है झोला लेकर तो निकलता नहीं है, वहां पर डिमांड करता है थैली। थैली कहाँ है? थैली मतलब प्लास्टिक की थैली।
अब बताइए, वो प्लास्टिक जिस प्लास्टिक के मिल जाने से मिट्टी की गुणवत्ता कभी वापस नहीं आ सकती है, उस थैली का इस्तेमाल हम लोग अपने वायुमंडल में केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थैली का उपयोग, खास के प्लास्टिक की थैली का उपयोग, जिससे मृदा प्रदूषित हो रही। मृदा के प्रदूषण के और भी कारण है। हम लोग जहरीली दवाएं, कीटनाशक दवा के रूप में हम लोग किस पे छिड़काव करते हैं? तो हम लोग छिड़काव करते हैं पौधों पे, जो कीड़े लग जाते हैं, फतिंगे लग जाते हैं, तो उसको हटाने के लिए जहरीली दवाओं का उपयोग करते हैं, कीटनाशक दवा के रूप में। और वो दवाएं वर्षा होने से उस पौधों से निकलकर उस मिट्टी में मिल जाती है, जिस मिट्टी में कई प्रकार के जीव रहते हैं, जो उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। और जब उर्वरा शक्ति नहीं रहेगा तो मिट्टी का कोई गुणवत्ता का छिन्न हो जाएगा, जिससे मृदा प्रदूषित हो रही है दोस्तों। इसके साथ ही साथ एक और है नाभिकीय कचरों से उत्पन्न प्रदूषण। नाभिकीय कचरों से उत्पन्न प्रदूषण, तो आप लोग को द्वितीय विश्व युद्ध 1945 का बम विस्फोट याद होगा, जो अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम का विस्फोट किया गया था दोस्तों। आज भी जापान उस तबाही के कारण आज भी बेबस है। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम से फटने वाले, जो फटने के बाद जो उससे निकले नाभिक है, जिस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, वो नाभिक वायुमंडल के साथ फैलकर वही नाभिकीय कचरे के रूप में फैल गया, और वो नाभिक वायु के माध्यम से वहां के जीव जंतुओं में जाते हैं, उसको भिन्न भिन्न प्रकार से बीमार करते हैं। यहां तक कि यही नाभिक है, जब मादा के गर्भ में, किसी माता के गर्भ में जब बच्चे पल रहे होते हैं, वो जब नाभिक के माध्यम से जब बच्चे के गर्भ तक वो नाभिक पहुंच जाती है, तो गुणसूत्र या क्रोमोसोम के मिलने से जो बच्चों के अंगों का निर्माण होता है, उस अंगों में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन कर देता है, जिसके कारण बच्चे जन्म से ही विकलांग जन्म लेते हैं। यानी कि इस तरह से प्रदूषण पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को जो है प्रदूषित कर रही है। कहीं ना कहीं ये विश्व स्तर का जो है कि प्रॉब्लम बन चुका है प्रदूषण। तो मैंने आपको क्या बोला, मोटा मोटी मैंने आपको एक विस्तृत इसके प्रत्येक प्रकार का डिटेल तो कर ही दिया है। आप अगर शॉर्टली बात करें, 2 मार्क्स में पूछ दे कि प्रदूषण क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि वायुमंडल में कई कारणों से वायु की गुणवत्ता में, जल की गुणवत्ता में, मृदा की गुणवत्ता में, ध्वनि की गुणवत्ता में कमी आ रही है, जिसे प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण के मुख्य 5 प्रकार हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और अंतिम नाभिकीय कचरों से उत्पन्न प्रदूषण। तो दोस्तों आप समझ गए। किसी बच्चों को कोई दिक्कत है, कोई डाउट नहीं? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है वन से संबंधित क्वेश्चन। वन से संबंधित क्वेश्चन आप लोग के बीच स्क्रीन पर है। इससे संबंधित 3 तरह के मुख्य तौर पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक वन की महत्व यानी उसकी विशेषता, दूसरा इससे इसके बचाने के लिए, इसको सुरक्षित रखने के लिए, वन प्रबंधन के लिए क्या क्या प्रयास करनी चाहिए उससे संबंधित, और तीसरा कि हम अगर किसी गैर सरकारी व्यक्तियों को इससे जोड़ते हैं तो गैर सरकारी संस्थान बनता, उससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम अब वन की बात करें, वन यानी फॉरेस्ट की बात करते हैं। तो ये भी आप बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। वन क्या है दोस्तों? तो जंगल वन यानी कि बहुत विस्तार क्षेत्र में जहां जंगल हो, जहां वन्य जीव पाए जाते हो, ऐसे क्षेत्र को वन कहते हैं। और वन से हमें कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। जैसे वन से बृहत पैमाने पर ऑक्सीजन की पूर्ति की जाती है, यानी कि पहला पॉइंट बन जाएगा इससे जो है कि बृहत पैमाने पर ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। हम इसमें बोल सकते हैं कि वन पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ मनुष्य की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मूल जैसे आवास की सामग्री, ईंधन की आपूर्ति करता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। दूसरा कि वन के कारण तापमान संतुलित रहते हैं, जिससे समय समय पर जल चक्र यानी वर्षा होती रहती है। इसके साथ ही मैं बताऊं कि वनों द्वारा वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी मृदा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फसलों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि वनों से समय समय पर वर्षा भी होती है। वनों द्वारा वातावरण के ताप में, टेम्परेचर में कमी आती है। वनों के ह्रास से
कई प्रकार के जैव प्रजातियां यानी कि वन्य जीव विलुप्त हो जाते हैं दोस्तों। यानी कि वन अगर है तो वन्य जीव है, अब वन ही विलुप्त हो जाएंगे तो स्वाभाविक है कि वन में जो जैव प्रजातियां हैं वो भी विलुप्त हो जाएंगे। अंतिम मैं आपको बताऊं कि वनों से पशुओं को चारा उपलब्ध होता है। जो पशु वन में रहते हैं या वन के बाहर जो पशु है उन लोग के लिए भोजन की आपूर्ति हो जाती है, चारा की आपूर्ति हो जाती है। बात समझ में आया? मैंने बोला क्या कि वनों से मनुष्य के मूल आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तापमान संतुलित रहता है, जिससे जल चक्र समय समय पर जल चक्र यानी कि वर्षा समय समय पर होती रहती है। वनों से वन्य जीव को चारा उपलब्ध होता है। वन के ह्रास से, वनों की कटाई से वन की कई जैव प्रजातियां विलुप्त हो जाती है दोस्तों। ये सभी वन के महत्व है। आप अपने तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि वन है तो जीवन है, वन है तो ऑक्सीजन है, तो आप लिख सकते हो। अब इससे संबंधित आप मोटे मोटे टॉपिक आप समझ गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आप लोग के बीच, क्वेश्चन है कि वन प्रबंधन के लिए, वन के सुरक्षित रखने के लिए, वन प्रबंधन के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन करें। वन को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, मतलब सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या प्रयास करेंगे, तो आप स्क्रीन पर बने रहिए हमसे। पहला, बचे हुए वन क्षेत्रों का संरक्षण करना। जो वन क्षेत्र बचे हुए हैं है ना, उसको सबसे पहले तारों से या जाल से घेराबंदी करवा के उसको क्या कर देना, सुरक्षित कर देना। दूसरा क्या कि बंजर तथा प्रतिभूमि, जहां से वनों की कटाई हो गई है वो प्रतिभूमि है और वनों की मिट्टी बंजर हो जाती है। ऐसे मिट्टी पर अगर वृक्षारोपण करते हैं हम, तो उसके लिए सघन वृक्षारोपण का कार्य करना होगा। उसके लिए कैसा काम करना होगा, सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम संचालित करना होगा, ठीक ना। अब आ जाइए, देखिए वनों की अधिकांश कटाई का किसकी वजह से होती है, तो ज्यादातर कटाई लकड़ी या जलावन की वजह से होती है। मनुष्य अपने मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए या जलावन की पूर्ति के लिए वनों की कटाई करते हैं। तो अगर हम रसोई गैस का कनेक्शन, एलपीजी गैस का कनेक्शन अगर उपलब्ध करवा देते हैं और जनता में जागरूकता पैदा करते हैं कि देखो भाई वन है तो जीवन है, वन है तो ऑक्सीजन है, अगर वन नहीं रहा तो हम लोग का जीना मुश्किल हो जाएगा इस पृथ्वी पे। अगर इस तरह की हम अगर जनता में जागरूकता पैदा कर देते हैं तो वन के बचने के पूरे तरीके अपनाए जा सकते हैं। यानी कि इसके साथ ही वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना। मैंने आपको मोटा मोटी ये बताया है कि देखिए वन का संरक्षण करने के लिए जो बचा हुआ भूमि है, बचे हुए जो वन के क्षेत्र है उसको संरक्षित कर देना। दूसरा, जहां वनों की कटाई हो चुकी है वो प्रति जमीन हो जाएगी और उस प्रति जमीन, बंजर जमीन पर सघन तरीके से वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रारंभ करना। उसी के साथ मैंने आपको बताया कि वहां के जो नागरिक है, वन के चारों ओर जो नागरिक हैं, जैसे मान लीजिए ये जंगल है दोस्तों, तो जंगल के चारों ओर घर होगा किनारे या उसी के साइड के जितने भी घर हैं, उस घरों में देखना है कि भाई गैस का कनेक्शन इस सबको उपलब्ध है कि नहीं, और नहीं है तो उपलब्ध कराना। क्योंकि घर की बेदी लंका ढाहे, यहाँ पर जो जंगल है, जंगल के किनारे जितने भी घर परिवार बसे हुए हैं, गैस का कनेक्शन नहीं है तो वो उसी जंगल से जो है कि लकड़ियां काट कर ले जाएंगे, उससे भोजन का निर्माण करेंगे। तो उसको जो है कि गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराना और गैस के कनेक्शन के साथ साथ उसको जागरूक करना, वनों के प्रति उसके अंदर जागरूकता पैदा करना। और जागरूकता पैदा करके प्रत्येक घरों से जो नवयुवक है उस नवयुवकों को एकत्रित करना, एकत्रित करके एक नया गठन करना जिसको कहते हैं गैर सरकारी संस्थान, और उसको गैर सरकारी संस्थान से जोड़ के और उसे कुछ जवाबदेही देना, सरकारी वेतन के साथ साथ जोड़ना और उसकी को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस वन के बचाव के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है। क्योंकि गैर सरकारी संस्थान के जो व्यक्ति होंगे, इस घर के व्यक्ति होंगे, और घर के व्यक्ति अपने घर के व्यक्तियों को समझा सकते हैं बेहतर तरीके से कि वन है तो जीवन है, वन है तो ऑक्सीजन है, वन है तो वन्य जीव है, वन है तो हम लोग हैं।
इसके लिए उसको जागरूकता पैदा करवाना, और ये गैर सरकारी संस्थान के जो घर के आस पड़ोस के व्यक्ति होंगे वो अपने घर घर जाकर, अपने आस पड़ोस जाकर इसके लिए जागरूकता पैदा करेंगे। वही सघन वृक्षारोपण, गैर सरकारी संस्थान के भी लाभ समझ लीजिए, वही सघन वृक्षारोपण करने में मदद करेंगे। वो जितना कोई सरकारी आदमी कहीं बाहर से उस वन में जाएगा उससे कई बेहतर जानेंगे उस आस पड़ोस के जो व्यक्ति है उस वन को जानेंगे। गैर सरकारी संस्थान में जब हम आस पड़ोस के व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो वो उस जंगल में कौन जीव रहता है, कहाँ रहता है, कहाँ वो पानी पीता है, उसके लिए जल उपलब्ध कराना, भोजन अगर नहीं है तो भोजन की उपलब्धता करवाना, ताकि वन में वन्य जीव भी सुरक्षित रह सके, है ना दोस्तों। तो इसी के साथ और वृक्षारोपण करवा के उस वनों को और बेहतर और बृहद पैमाने पर लेके जाया जा सकता है। यानी कि गैर सरकारी संस्थान के भी क्या क्या कार्य हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला गैर सरकारी संस्थान के कार्य हो जाएंगे दोस्तों। गैर सरकारी संस्थान के जो कार्य होंगे वो होंगे क्या, तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। ठीक है, ये अपने आस पड़ोस में जाकर और अपने ही परिवार जनों को ये बेहतर जागरूक कर सकते हैं, है ना। वृक्षारोपण तथा प्रदूषण का नियंत्रण करना, जैसे ही वृक्षारोपण होगा तब प्रदूषण नियंत्रण ऑटोमेटिक हो जाएगा। तीसरा कि वन्य जीव, वन में रहने वाले जीव का संरक्षण, ये गैर सरकारी संस्थान के लोग अच्छे से कर सकते हैं, है ना। और जो वन्य जीव को जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है उस जल का प्रबंधन करवाना गैर सरकारी संस्थान की जिम्मेदारी होगी, है ना। साथ ही साथ वन्य संरक्षण के साथ साथ अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो वन की कटाई के लिए आता है तो चिपको जैसा आंदोलन करवाना गैर सरकारी संस्थान का कार्य बन जाता है। चिपको आंदोलन क्या, तो आप लोग को याद होगा कि उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में वनों की कटाइयों को रोकने के लिए चिपको जैसा आंदोलन चलाया गया, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा अपने सभी आदिवासी भाइयों के साथ मिलकर यह आंदोलन को छेड़ा। जब कोई वन की कटाई के लिए आता था तो पेड़ों से चिपक कर बोलता कि वे पहले मुझे काटो फिर इस पेड़ को काटना, जिसका प्रभाव काफी बेहतर पड़ा, जिससे वन संरक्षण काफी अच्छे पैमाने पर हुआ। तो गैर सरकारी संस्थान के ये लाभ बन जाएंगे कि चिपको जैसा आंदोलन करवाना और वन को सुरक्षा प्रदान करना। दोस्तों, वन से संबंधित कोई क्वेश्चन में कोई डाउट, एकदम क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है क्वेश्चन आपका, वन की टॉपिक को कंप्लीट करने के साथ साथ आपका क्वेश्चन आता है टिहरी बांध। दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, है ना। टिहरी बांध निर्माण के उद्देश्य, टिहरी बांध निर्माण के उद्देश्य, टिहरी बांध क्या है दोस्तों? टिहरी बांध से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम यहां दे रहे हैं, है ना। इस पर नजर डालेंगे गौर गंभीरता के साथ। टिहरी बांध उत्तराखंड के नर्मदा नदी पर बनी एक विशाल बांध है, जो मुख्य तौर पे बिजली के उत्पादन के लिए बनाई गई है। मुख्य रूप से टिहरी बांध बनाने का उद्देश्य है कि बिजली का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा सके। साथ ही साथ इस बांध जो है, बांध के बनने से इसमें जो जल का जमाव है इतना अधिक मात्रा में है, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 लाख करीब 2,70,000 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2,70,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की सुविधा इस टिहरी बांध की मदद से हो पाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, दिल्ली जैसे महानगर को ये जल की आपूर्ति यानी सप्लाई वाटर के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्थानों को ये बाढ़ से भी बचाता है और जल की आपूर्ति दिल्ली जैसे महानगरों में
करता है। वैसे दिल्ली जैसे महानगर में यमुना नदी से भी पानी जाती है और टिहरी बांध के भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां वहां पहुंचती है, ठीक ना। तो इसी के साथ मैंने आपको बताया कि टिहरी बांध का पहला उद्देश्य बिजली का उत्पादन। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि टिहरी बांध बनाने के मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन है, तो याद रखेंगे बिजली का उत्पादन, ठीक ना। तो अब आइए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, टिहरी बांध तो बन गया, इसके बनने से जो बिजली का उत्पादन भी हुआ, सिंचाई के लिए भी जल की आपूर्ति की गई, महानगरों में जल की भी आपूर्ति की गई, उत्तर प्रदेश में बाढ़ से भी बचाने के, लेकिन इसके बनने से कुछ लाभ हुए तो कुछ हानियां भी हैं दोस्तों। तो अब मैं इसके समस्या का बात करूंगा, इसकी हानि की बात करूंगा। तो इसकी पहली हानि है, जहां बम का निर्माण होगा वो जगह कभी भी सुरक्षित नहीं होंगे। वो घर जिसमें बम बन रहा है वो कभी भी सुरक्षित घर नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार से जहां बिजली का उत्पादन हो रहा है वह क्षेत्र कभी भी सुरक्षित क्षेत्र नहीं होगा। इसलिए सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी सुरक्षा की समस्या। अगर पहली समस्या की बात करूं तो सुरक्षा की समस्या। दूसरी कि बांध के बनने से, उस बांध के से पहले, बनने से पहले जितने भी आवास थे वो सारे आवासों को खाली किए गए, उसको दूसरा आवास दिया गया। यानी कि जो लोगों के पूर्वा आवास थे वो पूर्वा आवास की समस्या हो गई। इतना ही नहीं दोस्तों, नदी के किनारे की जो भूमि होती है ना वो अधिक उपजाऊ होती है और बांध के बनने से बड़े पैमाने पर कृषि योग्य भूमि को भी त्यागना पड़ा। कृषि योग्य भूमि को भी बड़े पैमाने पर क्या करना पड़ा, त्यागना पड़ा दोस्तों, है ना। बड़े पैमाने पर कृषि योग्य भूमि को क्या करना पड़ा, त्यागना पड़ा। इसी के साथ आप लोग समस्या को समझ गए, पूर्वावास की समस्या, बड़े पैमाने पर कृषि योग्य भूमि को त्यागना पड़ा। तीसरा मैंने आपको बताया कि सुरक्षा की समस्या, है ना। तो इसी के साथ अब और आगे की ओर निकलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, सौर ऊर्जा की विशेषताओं को लिखे। सौर ऊर्जा, ठीक ना, यानी कि सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाले ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाले ऊर्जा को दोस्तों क्या कहेंगे, सौर ऊर्जा कहेंगे। और सौर ऊर्जा की कई विशेषता है, आप स्क्रीन पर देखेंगे। पहली विशेषता मैं आपके सामने दिया हूं, सौर कुकर में से खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। मतलब एक सोलर कुकर है जिसकी सतह काली होती है, उस सतह के ऊपर अवतल दर्पण को रख के धूप में डाल देने से, सूर्य के प्रकाश में डाल देने से ये सारी किरणों को एकत्रित कर लेती है और इस बर्तन में बना रखा गया खाद्य पदार्थ उस उष्मा की वजह से, उस ऊर्जा सौर प्रकाश की वजह से पक कर तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए सोलर कुकर में या सौर कुकर में खाद्य पदार्थ यानी कि भोजन पदार्थों को पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि सौर जल उष्मक के रूप में पानी गर्म करने में भी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ है सौर शक्ति संयंत्र में, यानी कि ऐसा यंत्र जो सौर यूरेनियम है ना, जो सौर ऊर्जा को एकत्रित करती है और उस सौर ऊर्जा से सौर शक्ति संयंत्र क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा में उसको रूपांतरित कर देती है, जिसके कारण सोलर प्लेट हम लोग लगाते अपने घरों में, है ना। तो सौर शक्ति संयंत्र से, सौर शक्ति संयंत्र की मदद से क्या होती है दोस्तों, तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, यानी विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ सौर शक्ति संयंत्र में हम क्या लगाते हैं, सोलर सेल लगाते हैं। एक बैटरा देखेंगे, है कि नहीं, जो सौर ऊर्जा की मदद से चार्ज होती है और उस सोलर सेल की मदद से हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। यानी सोलर सेल की मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में मदद मिलती है, काफी सुविधा मिलती है। क्या कोई दिक्कत है? मैं बताऊं कि सौर ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है। सौर ऊर्जा क्या है दोस्तों, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होता है, इससे न किसी प्रकार की विषैली गैसें निकलती है, न ही यह धुआं उत्सर्जित करती है, ठीक ना। तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, आप लोग, अब मुझे उम्मीद है कि आप इससे संबंधित लिख सकते हैं। अब आइए, क्वेश्चन है आप लोग के बीच पवन ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन है आप लोग के बीच, किससे, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा कैसे प्राप्त होगी, तो वायु की तेज रफ्तार से
तेज वायु की रफ्तार से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। देखिएगा, पवन ऊर्जा का उपयोग मुख्य रूप से जो खुले मैदानी क्षेत्र होते हैं, समुद्री इलाका वाले जो क्षेत्र होते हैं, क्या कहते हैं, पहाड़ी भूभाग वाले जो क्षेत्र होते हैं, उसमें आप लोग क्या देखेंगे कि एक टावर बनाकर है कि नहीं, उसमें बड़ा सा देखेंगे कि पंखा लगाकर इसको जो है कि घूर्णन, पवन की मदद से ये घूर्णन करती है और इसकी मदद से यह मोटर, विद्युत मोटर लगाकर अनाजों की पिसाई के लिए पवन चक्की के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अनाजों की पिसाई के साथ साथ ये इसी मोटर की मदद से जल पंप चलाने के लिए पवन चक्की का उपयोग किया जाता है। यानी कि अनाजों की पिसाई के लिए भी पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है और जल पंप चलाने में भी पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। लेकिन साथवी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये समझिए, पवन ऊर्जा का उपयोग हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। क्या कोई दिक्कत है? यानी पवन ऊर्जा से संबंधित आपने मोटा मोटी ये समझा कि पवन ऊर्जा की मदद से हम अनाज की पिसाई कर सकते हैं आटा चक्की के रूप में। दूसरा, जल पंप चला सकते हैं। तीसरा, पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। क्लियर है? तो इससे संबंधित आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं ऑल क्वेश्चन। अंत टाइम में क्या होता है, आमतौर पे अंतिम चैप्टर को लोग छोड़ देते हैं, किंतु वे अंतिम चैप्टर उसके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन को जो है कि पूछ दिया जाता है। तो इसीलिए ये जो चैप्टर है अंतिम का सब्जेक्टिव है और इस तरह के चैप्टर्स आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसे इग्नोर ना करें, एक बार देख के जरूर जाए, क्योंकि इससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं आ गया इस चैप्टर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है। अंतिम पड़ाव पर क्या है? जीवाश्म ईंधन। इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ऐसा समझ ले। जीवाश्म ईंधन क्या है? इससे आपको फिजिक्स का अंतिम चैप्टर जो है ऊर्जा के स्रोत, उसमें आपको पढ़ना है कोयला और पेट्रोलियम। मैं आपको कोयला और पेट्रोलियम दोनों से संबंधित चर्चा करूंगा इसी टॉपिक में। यानी ऊर्जा के स्रोत की जो बातें हैं वो मैं कोयला और पेट्रोलियम के बनने की बात है, वो जीवाश्म ईंधन से कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं मैं उस टॉपिक को, कोयला और पेट्रोलियम को यहीं उठा कर ले आता हूं। अब यहां पर मैं दिया आप लोग के बीच जीवाश्म ईंधन। रुकिए, इसके लिए हम फ्रेश पेज लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन। एकदम दिमाग को सेट कर ले, यहां से क्वेश्चन आपके बोर्ड में निश्चित तौर पर, निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, है ना। क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन, ठीक है, जीवाश्म ईंधन, ठीक है दोस्तों, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाजवाब टॉपिक है। मैं ऐसा बताऊं कि ये हिस्टोरिकल टॉपिक है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के जन्म, यानी ईसा से लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व की मैं कहानी बता रहा हूं आपको। 10,000 ईस्वी पूर्व, 10,000 ईस्वी पूर्व की बात हो रही है, पहले की बात हो रही है। ईसा मसीह से भी 10,000 ईस्वी पहले की बात हो रही है। पृथ्वी पर आया भारी भूकंप, पृथ्वी पर आया हुआ भारी भूकंप, है ना, और समुद्र में आ गई भारी सुनामी, तबाही का नजारा। समुद्र में आई सुनामी, समुद्र में आई सुनामी और पृथ्वी पर आया दोस्तों क्या? भारी भूकंप। सुनिएगा नानी, समुद्र में आई सुनामी। ये सुनामी से क्या हुआ और भूकंप से क्या हुआ? जितने भी भारी पेड़ पौधे, जीव जंतु थे, सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे मर गए।
जीव जंतु और पेड़ पौधे क्या हो गए दोस्तों? जीव जंतु और पेड़ पौधे मर गए और उसके तली में जाकर बैठ गए। पौधे मर गए और उसके तली में जाकर बैठ गए। मरने के बाद तो बाबू तली में ही जाकर बैठेंगे ना। जीव जंतु और पेड़ पौधे मर गए और उसके तली में जाकर बैठ गए। जीव जंतु और पेड़ पौधे मर गए और उसके तली में जाकर बैठ गए। ठीक है, वैसा ही हुआ, समुद्री जीव जंतु भी मर गए और उसके तली में जाकर बैठ गए, समुद्र के तली में जाकर बैठ गए। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ रहा है। मरने के बाद वो तली में जाकर बैठ गए, किंतु कई वर्षों बाद, लाखों हजारों वर्षों के बाद कह सकते हैं, कई वर्षों के बाद क्या होगा? तो जो पृथ्वी पे, जो भूमि पे वस्तु है, जीव जंतु पेड़ पौधे, उस पे भी बहुत सारे, अगर मान लीजिए यहाँ ये पेड़ है, पेड़ गिरा हुआ है, तो ये धरती मान लीजिए इस पे गिरी हुई है ये पेड़, इसके ऊपर लाखों हजारों वर्षों के बाद क्या होगा? मिट्टी और धूल कण की एक मोटी परत जम जाएगी। समुद्र में जो जीव मरा हुआ है, समुद्री जो जीव है, इस समुद्र में के तली पर बैठा हुआ है, लाखों हजारों वर्षों बाद उसके ऊपर मिट्टी और धूल कण की मोटी परत क्या हो जाएगी? जम जाएगी, जिसके कारण क्या होगा? ऊपरी दबाव पड़ेगा, ऊपरी दबाव और नीचे से भी प्रेशर। ऊपरी दबाव और आंतरिक प्रेशर, नीचे का प्रेशर मतलब अंदर नीचे से प्रेशर पड़ेगा, तो इस बीच की स्थिति को कहते हैं उत्प्रेरक। ऊपरी दबाव और आंतरिक प्रेशर के बीच की स्थिति को क्या कहेंगे? उत्प्रेरक की उपस्थिति में दोस्तों, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यहां सुना समुद्र में भी वही चलेगा, ऊपरी दबाव और आंतरिक प्रेशर, दोनों कंडीशन में यहां प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, जिस स्थिति को कहेंगे उत्प्रेरक। क्या कहेंगे दोस्तों? उत्प्रेरक। उस प्रेरक की उपस्थिति में जिस ईंधन का निर्माण हुआ, उत्प्रेरक की उपस्थिति में जिस ईंधन का निर्माण हुआ, जैसे भूकंप के कारण जो पृथ्वी के स्थल पे निर्माण हुआ वो कोयला हुआ, कोयला के रूप में निर्माण हुआ दोस्तों। और समुद्र में जो जीव जंतु से जो तेलीय पदार्थ निकले, उस तेलीय पदार्थ के रूप में पेट्रोलियम बना। तेलीय पदार्थ के रूप में क्या बना दोस्तों? पेट्रोलियम। और यही कोयला और पेट्रोलियम को यहाँ जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला और पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यानी ऊर्जा के स्रोत जो आपका टॉपिक है, ऊर्जा के स्रोत में बोल देगा कोयला का निर्माण कैसे हुआ या पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ, तो भी आप बता सकते हैं। और यही दोनों निर्माण से बना कौन ईंधन? जीवाश्म ईंधन। और ये जो पेट्रोलियम बना दोस्तों, इस पेट्रोलियम के ऊपर है ना, मैं आपको बताऊं, आप पेट्रोलियम के ऊपर एक प्रकार का गैस, लिक्विड गैस, ये तो पेट्रोलियम लिक्विड फॉर्म में है, इसके ऊपर जो गैस की मोटी परत बनी, इस मोटी परत को प्राकृतिक गैस कहते हैं। इस मोटी परत को क्या कहते हैं? प्राकृतिक गैस। मोटी परत को दोस्तों कहते हैं प्राकृतिक गैस। जिस प्राकृतिक गैस से दो गैसेज बने, एक एलपीजी, कौन जी? एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और दूसरा बना सीएनजी गैस, है ना। यही पेट्रोलियम के गर्म, ये तो लिक्विड के रूप में गर्म पदार्थ है, और इस गर्म पदार्थ के ऊपर प्रत्येक गर्म पदार्थ गैस बनाती है, तो पेट्रोलियम भी गैस बनाएगी। तो इस पेट्रोलियम के ऊपर जो गैस बने प्रकृति रूप से, प्रकृति के मदद से, ये गैस प्राकृतिक गैस कहलाएंगे। और प्राकृतिक गैस के रूप में कौन गैस बना दोस्तों? तो प्राकृतिक गैस के रूप में बना एलपीजी गैस और सीएनजी गैस। कोई दिक्कत है? अब आता है क्वेश्चन एक एक करके। पहला हम बात करेंगे कोयला का निर्माण कैसे हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि ईसा से लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व, ऐसा माना जाता है कि ईसा से लगभग कितने हजार? 10,000 ईस्वी पूर्व पृथ्वी
पृथ्वी पर भूकंप आने के कारण पृथ्वी पर उपस्थित सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे मर गए और उसके तली पर जाकर बैठ गए, उसके तली पर जाकर बैठ गए। लाखों हजारों वर्षों के बाद जब उसके ऊपर मिट्टी और धूल कण की मोटी परत चढ़ जाने के कारण ऊपरी दबाव और आंतरिक प्रेशर के कारण उत्प्रेरक की उपस्थिति में जिस जीवाश्म ईंधन का निर्माण हुआ उस जीवाश्म ईंधन को दोस्तों कोयला कहते हैं। उस जीवाश्म ईंधन को क्या कहते हैं? कोयला कहते हैं। अगर पूछ दे कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ तो यही आंसर आएगा, लेकिन समुद्र में आएगा। ऐसा माना जाता है कि ईसा से लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व, ऐसा माना जाता है कि ईसा से लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व समुद्र में भारी सुनामी आने के कारण समुद्र के सारे जीव जंतु मर गए और उसके तली में जाकर बैठ गए। लाखों हजारों वर्षों के बाद उस जीव के ऊपर मिट्टी और धूल कण की मोटी परत चढ़ जाने के कारण ऊपरी दबाव और आंतरिक प्रेशर के कारण किसकी स्थिति में? उत्प्रेरक की उपस्थिति में जिस जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है उसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। और पेट्रोलियम के ऊपर बने गैस को, पेट्रोलियम के ऊपर बने गैस को कौन गैस कहते हैं दोस्तों? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं, एलपीजी गैस और सीएनजी गैस। क्या कोई दिक्कत? एलपीजी गैस का उपयोग रसोई घरों में खाना बनाने के रूप में किया जाता है और जिसका मुख्य घटक ब्यूटेन है। और जहां सीएनजी की बात करें तो सीएनजी का उपयोग वाहनों को चलाने में किया जाता है दोस्तों। अब आइए, अब एक साथ पूछ दे जीवाश्म ईंधन क्या है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसा माना जाता है कि ईसा से लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व पृथ्वी पर भूकंप तथा समुद्र में सुनामी आने के कारण पृथ्वी के सारे जीव जंतु मर गए और उसके तली में जाकर बैठ गए। साथ ही समुद्र के भी सारे जीव जंतु मर गए और उसके तली में जाकर बैठ गए, जिससे लाखों हजारों वर्षों बाद उसके ऊपर मिट्टी और धूल कण की मोटी परत चढ़ जाने के कारण ऊपरी दबाव और आंतरिक प्रेशर के कारण जीवाश्म ईंधन के रूप में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का निर्माण हुआ है कि नहीं। तो इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो शानदार पूछे जाते हैं और निश्चित रूप से रहेंगे वो क्या? तो जीवाश्म ईंधन के कितने उदाहरण हो जाएंगे? जीवाश्म ईंधन के जो उदाहरण होंगे वो कौन कौन होंगे? तो सबसे पहला नाम क्या बोल सकते हैं आप? कोयला। दूसरा पहला नाम क्या बोल सकते हैं? पेट्रोलियम। तीसरा पहला नाम क्या बोल सकते हैं? तो प्राकृतिक गैस। यानी कि तीनों ही क्या है? जीवाश्म ईंधन है। कोई पहले या कोई दूसरे या कोई तीसरे नहीं है। आप किसी का नाम पहले बाद में ले सकते हैं। यानी कि जीवाश्म ईंधन के 3 उदाहरण हो जाएंगे, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अगर प्राकृतिक गैस ना दे तो उस जगह पे एलपीजी गैस, सीएनजी गैस दे देगा। क्या कोई दिक्कत है दोस्तों? तो आप लोग मेरी पूरी इस वीडियो को समझ गए हैं। ये पूरा ही चैप्टर आपका एक वीडियो में ही आ गया। तो इसी के साथ हमसे जुड़े रहिए और निराला विद्या मंदिर कोचिंग संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घर बैठे बैठे आप बिहार बोर्ड क्लास 10th का सुपर्ब तैयारी करेंगे। ऐसे ही जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं उस दोस्तों को भी भेज दें, उस रिश्तेदारों में भी भेज दें और जरूर इसका लाभ उठाए, दूसरों को भी लाभ उठाने का मौका दे। ऐसे ही आगे हम वीडियो देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।